हाँ जी, नमस्कार। हम पढ़ेंगे आज रेट ऑफ रिएक्शंस। तो आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शंस होती क्या है? देखिए, आप सभी को पता है कि जैसे जैसे समय इंक्रीज होता है, टाइम इंक्रीज होता है, वैसे वैसे रिएक्टेंट घटेगा। आपको पता है भाई, रिएक्टेंट क्या होगा? डिक्रीज होगा, और जो प्रोडक्ट है वो बढ़ेगा। एक उदाहरण दे देता हूँ। आपने कभी गेहूं पिसवाने गए होंगे, तो आपने क्या करा? गेहूं को डाला चक्की में, तो आपने देखा होगा, देखिए टाइम के साथ साथ जैसे आपका टाइम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो गेहूं जो है उसकी जो कंसंट्रेशन थी वो डिक्रीज हो रही है, और जो आपका व्हीट है, जो आपका क्या बोलते हैं, आटा है, पाउडर है, व्हीट पाउडर, वो आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना? एक मेजर करके देखिए अपनी ब्रेन में कि ऐसा होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है, ठीक है ना? तो यही चीज हमारे रेट ऑफ रिएक्शंस के समय होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में सेम यही प्रोसेस होता है जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे हमने मान को चलो रिएक्टेंट डाला था, टाइम जैसे जैसे क्या हुआ, इंक्रीज होता चला गया, वैसे वैसे रेट ऑफ जो रिएक्टेंट था उसका डिक्रीज हो गया, और जो प्रोडक्ट था उसका बढ़ गया। अब इसी बात को अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग जो हमारी कंसंट्रेशन होती है, किसकी? रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो डिक्रीज होती है, और टाइम के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट होती है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। इतनी बात अपने समझ में आ गई? तो अपने को इस बात को समझ में आ गई तो अपने लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शंस, कि रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है? रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है? तो हम लिख सकते हैं द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, सॉरी, इन कंसंट्रेशन। किसकी चेंज? कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है, कंसंट्रेशन, ठीक है? कंसंट्रेशन, ठीक है? कंसंट्रेशन, तो हम क्या बोल सकते हैं? द चेंज इन कंसंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है? ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ही तो हुआ है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है? विद इन टाइम। किसके साथ हो रहा है? टाइम के साथ, ठीक है? विद टाइम, ठीक है? तो टाइम के साथ किसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है? भाई या तो प्रोडक्ट की होगी या रिएक्टेंट की। आपको पता है रिएक्टेंट जब डिक्रीज हो रहा है तो प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, तो टाइम के संग होगी। तो इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शंस। तो आपको पता लग गया चेंज किसकी होगी? कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की होगी। किसके संग होगी? टाइम के इक्वल होगी। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट भी लिख लीजिए। पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है? रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शंस, इसको आर भी बोलते हैं, स्मॉल आर भी बोल देते हैं। तो इसको हम यहां लिखेंगे डिक्रीज, ठीक है? ऑफ कंसंट्रेशन, डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एंड, या और कर दो, इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट, ठीक है? किसके अकॉर्डिंग होगी? टाइम। तो लिख देंगे टाइम टेकन बाय रिएक्शंस, ठीक है? अब देखिए, तो आपने इसका फॉर्मूला भी लिख लिया कि भाई रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट है
उसकी जो डिक्रीज होगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज जाएगी। किसके अकॉर्डिंग हो जाएगी? टाइम की। किसके अकॉर्डिंग? टाइम की। ठीक है, अब देखिएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको हम टोटली ऐसे लिख सकते हैं क्या? अब देखो, अगर मैं इसको रिएक्टेंट के लिए लिखूंगा, किसके लिए लिखूंगा? रेट ऑफ रिएक्शंस किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए। किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए। ठीक है, तो रिएक्टेंट के लिए अगर मैं लिखता हूं, तो रिएक्टेंट के लिए मेरा हमेशा क्या रहेगा? माइनस। अब ये जो आपको नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव यहां पर चार्ज दिख रहा है, इसका मतलब है डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन। नेगेटिव का मतलब क्या है? डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन। और यही चीज अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शंस किसके लिए ले लूं? प्रोडक्ट के लिए। यहां पर आप लिख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शंस इन रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शंस इन रिएक्टेंट। किसमें? रिएक्टेंट के लिए। अगर मैं कह दूं रेट ऑफ, इतना दिख रहा है, मैं देख लूं एक बार, देख रहा है बिल्कुल, तो मैं यहां लिख दूं रेट ऑफ रिएक्शंस इन अ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में क्या होगा भाई? पॉजिटिव हो जाएगा। प्रोडक्ट के लिए पी ले लो अपॉन dt, यानी कि इसमें इंक्रीज होगी और इसमें डिक्रीज होगी, तो हम यहाँ पॉजिटिव साइन भी क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आपके आ चुकी होगी, कंप्लीट हुआ होगा। चलो जी, ये हमारा था क्या? हाँ, इसके बाद हम इसकी एक छोटी सी बात और लिख सकते हैं। छोटी बात क्या लिख सकते हैं? इसकी यूनिट, तो यूनिट मोल सेकेंड, मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। तो इसकी यूनिट आप लिख दीजिएगा मोल लीटर, मोल अपॉन, हाँ जी, मोल अपॉन लीटर सेकेंड, मोल अपॉन लीटर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है यहां पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, अब देखिए, इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस। क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस। तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस का मतलब क्या होता है? देखियो, एक्चुअल टाइम में जो रिएक्शंस हो जाती है, ठीक है, जिसमें हमें क्या प्राप्त होता है? एक एक्चुअल पॉइंट प्राप्त हो जाता है, तो हम कह सकते हैं द एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शंस एट ए पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर मोमेंट, पर्टिकुलर मोमेंट, यानी कि कहने का मतलब है कि एक ऐसा पर्टिकुलर, एक एक्चुअल जो रेट ऑफ रिएक्शंस है उसे हम एक पर्टिकुलर मोमेंट में ही क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ऐसे को हम क्या कह सकते हैं? इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस। ठीक है, अब देखो, तो हमें क्या पता है कि कोई भी ऐसा एक्चुअल, मान के चलिए कोई भी एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शंस है, अगर हम उससे निकालना है तो हमें एक पर्टिकुलर मोमेंट हमें डिटरमाइन होता है, और अगर उस पर्टिकुलर मतलब पॉइंट पर हम उसको क्या कर लें? डिटरमाइन कर लें, तो वो हमारा कौन सा कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस। ठीक है, अब देखिए, तो इसका हम लिख सकते हैं दी एक्चुअल, है ना, क्या लिख सकते हैं? दी एक्चुअल, दी एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शंस the actual rate of reactions at a particular moment, at a particular moment, ठीक है, particular moment of time, of time is called, ठीक है, क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस
इंस्टेनियस रिएक्शंस, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अब आपको कहेगा कि भाई कब होगा ये पॉइंट, तो आपको पता है व्हेन डेल्टा टी एक्सटेंड टू 0, ठीक है। तो उस समय पर हम इसको रिप्रेजेंट, पहले ये लिख लो, इट कैन बी represented by, ठीक है, represented by RINST, इसके द्वारा हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R इंस्टेंटेनियस से, ठीक है। अब देखिए R इंस्टेंटेनियस का कैसे लिखेंगे हम, when, जब डेल्टा टी एक्शन टू 0, यानी 0 नहीं होती लेकिन 0 की ओर क्या होती है, प्रोसेस्ड होती है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं R इंस्टेंटेनियस, हाँ जी। अगर हमारा रिएक्टेंट के लिए निकाल रहे हैं तो D अपॉन RT अपॉन DT ये रहेगा, ठीक है। अब देखो अगर यहां पर कैपिटल D आएगा तो वो हो जाएगा एवरेज के लिए। यहां पर देखिए अगर डेल्टा ये वाला आता है, ये वाला डेल्टा किसके लिए होता है, एवरेज के लिए, और ये वाला डी किसके लिए होता है, आपके लिए किसी माइक्रो यानी सूक्ष्म में जो परिवर्तन होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो मैं इसलिए यहां पर दिखा दे देते हैं। अब देखिए यहां पर, और अगर हमारा पर्टिकुलर किसके लिए होगा, पी के लिए होगा, तो क्या हो जाएगा, डीपी अपॉन डीटी, ये कंप्लीट। पीछे जो मैंने आपको लिखवाया था वहां पर ये वाला डेल्टा आएगा, ठीक है, हाँ जी। क्यों, क्योंकि वहां पर बड़े परिवर्तन होते हैं। अगर बड़े परिवर्तन हो रहे हैं तो उनके लिए हम इस डेल्टा का यूज करते हैं, और अगर हमारे स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं तो हम इस डेल्टा का यूज होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहा, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस रिएक्शन तक आज हमने आपको करा दिया।